अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं जो कि हमारे जुलाई के सिलेबस में शामिल है सेट्स। आप अपने आम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, जैसे आप कहते हैं लोगों का मजमा, क्राउड ऑफ पीपल, या आप ये कहते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स जहाँ जमा हों तो उसे आप हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहेंगे, या हर्ड ऑफ कैटल, जैसे मवेशी बहुत सारे एक साथ हों तो फिर आप उसे कहेंगे रेवड़ बोलते हैं ना, तो इसी तरह हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। तो यानी हर्ड का लफ्ज़ जो है, या टीम ऑफ प्लेयर्स, तो आपको उस लफ्ज़ से पता चल रहा है कि इसमें जैसे टीम से पता चल रहा है बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। इसी तरीके से सेट जो लफ्ज़ है वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो सेट एक्चुअली है क्या चीज़, इसको अगर मैथ्स में डिफाइन करें तो ये होगा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, और वेल डिफाइंड, अब इसको मैं आपके सामने रखती हूँ कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ होती है। सपोज मैं आपसे ये कहती हूँ collection of favorite books, collection of favorite books, collection of the names of the days of a week, collection of best drama, collection of intelligent girls of your class, collection of all consonant letters, अब ये देखिए, जब मैं आपसे कहती हूँ कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, अब आप इसमें मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी फेवरेट बुक्स के नाम बता सकते हैं? ये ज़रा मुश्किल होगा। क्यों? एक बुक जो मुझे पसंद आएगी वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद आए वो बुक पूरी पढ़ने के बाद। इसी तरह वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मदर को भी वो बुक पसंद आए पढ़ने के बाद। तो जो मेरी फेवरेट होंगी वो आपकी फेवरेट नहीं हो सकती, या जो आपकी फेवरेट होंगी वो किसी और की फेवरेट नहीं हो सकती। यानी इसके अंदर आप कुछ पर्टिकुलर नाम बता ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज है। किसी पर्सन के कुछ और ख्याल आते हैं और किसी के कुछ और ख्याल आते हैं, तो ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। वीक के डेज के जो नाम है वो मैं भी वही बताऊंगी, आप भी वही बताएंगे, किसी और से हम पूछेंगे तीसरा शख्स भी वही बताएगा। क्या? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी शख्स होगा वो यही बताएगा। इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, सबका जवाब क्या होगा? एक ही होगा। कलेक्शन ऑफ बेस्ट ड्रामा, अब वही बात आ गई कि जो ड्रामा आपको पसंद आया वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए वो बेस्ट हो, या ज़रूरी नहीं है और किसी थर्ड पर्सन के लिए भी बेस्ट हो, वो डिफरेंट होगा वो उसके लिए। तो यानी इसके अंदर आप कोई नाम दे ही नहीं सकते क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ योर क्लास, इसमें भी आप नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अब कोई शख्स या कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट किसी फील्ड के अंदर जो है इंटेलिजेंट होता है और कोई किसी फील्ड में इंटेलिजेंट होता है। किसी की
इंटेलिजेंस जो है वो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा नज़र आती है और किसी की किसी तरफ ज़्यादा नज़र आती है। तो इसमें आप कैसे बता सकते हैं कि हमारी क्लास के ये बच्चे जो हैं ये इंटेलिजेंट है? पर्टिकुलर करके आप नहीं कह सकते, क्योंकि कोई किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होता है और कोई किसी सब्जेक्ट में और किसी चीज़ में उसकी महारत होती है। इसी तरीके से यानी ये जवाब भी सही नहीं बन सकेगा। इसी तरह कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर, आपको पता है कि अगर हम अपनी अल्फाबेट्स ABCD देखें तो ABCD के अंदर जब आप A-E-I-O-U ये पांचों आप निकाल देंगे तो बाकी जितने लेटर्स बचेंगे, हमारे 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। अब इसके अंदर जब हम 5 ये निकाल देंगे A-E-I-O-U तो जितने लेटर्स बचेंगे वो तमाम क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर। अब ये जो जवाब, इसका जो जवाब लिखा जाएगा वो हर शख्स वही जवाब देगा जो जवाब होगा, यानी तमाम के लिए कॉन्सोनेंट लेटर्स एक ही होंगे और वो वही जवाब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड यानी सबका आंसर फिर एक ही होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स ये सेट हुआ, ये सेट नहीं हुआ, ये सेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वेरी करेगा, इसलिए ये सेट नहीं हुआ। कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ ए वीक ये हुआ जी, ये सेट हुआ, ये सेट क्या हुआ? इसको हम सेट कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ बेस्ट ड्रामास ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वेरी करेगा इसका आंसर, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास सेट नहीं हुआ। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ योर क्लास, इसमें भी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये भी सेट नहीं है। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर्स ये सबका आंसर एक ही होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये सेट है। अब मैं ये करती हूँ कि जब मैं ये कह रही हूँ कि ये सेट नहीं है तो यानी इसका मतलब है आपको वेल डिफाइंड का मतलब तो समझ में आ गया, ठीक है। तो हम वेल डिफाइंड जो सेट नहीं है हम उन्हें क्या करते हैं? हम इरेज कर देते हैं और अब आगे हम चलते हैं कि हमने क्या काम करना है, ठीक है। जो सेट नहीं है मैं उनको यहाँ से इरेज कर रही हूँ, सही है। अच्छा जनाब, आगे देखिए। अब जब मैथ्स की जुबान में हम बात करेंगे तो हम यहाँ कलेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अब हम यहाँ कलेक्शन की तरह जगह क्या लफ्ज इस्तेमाल कर देंगे? हम यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सेट। क्या इस्तेमाल करेंगे? सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ ए वीक। इसी तरीके से हम यहाँ जब मैथ की लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर। अब जब मैं आपसे कह रही हूँ सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर, यानी आपने अब मुझे इसका जवाब देना है सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ ए वीक। अब आप कोई भी शख्स जब इसका जवाब देने लगेगा तो वो क्या जवाब देगा? वो जवाब देगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और क्या होगा? फ्राइडे। और क्या है? फ्राइडे। नजर आ रहा है बोर्ड? फ्राइडे, ठीक है। और ये हमने इसे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमने लिखा और उसे हमने क्या किया? कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। जब हम इंग्लिश के अंदर भी कोई चीज सीरीज में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? जब नाम हम सीरीज में लिख रहे होते हैं हम उसमें कॉमा डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखें मेरे हाथ से कॉमा यहाँ चला है। अब ये चीज जो है जो हमने इसका आंसर लिखा है, तो अब ये जो है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसको हम ये कहेंगे, ये देखिए सब नाम क्या है? डिफरेंट है ना, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ डिफरेंट। और ऑब्जेक्ट्स के मीनिंग यहाँ पर आते हैं कि या तो वो पीपल के नाम होंगे या फिर वो थिंग्स के नाम होंगे, ठीक है। तो यानी थिंग्स होंगी और या फिर क्या होगा? वो पीपल के नाम होंगे। अच्छा, अब ये जब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अब ये हमने कर दिया तो हमने इसे क्या कर लिया? कर्ली ब्रैकेट में रख लिया। और जब हमने इसे कर्ली ब्रैकेट में रख लिया तो अब फिर हम आगे क्या करेंगे? इज इक्वल टू लगा के इस जवाब का पूरा कोई नाम लिख देंगे। और सपोज मैं इससे कहती हूँ कि ये ए है, जब मैंने इसको ए का नाम दिया तो क्योंकि ये जवाब था इसका, इसलिए मैं इसको भी क्या करती हूँ? ए का नाम दे देती हूँ, ठीक है। यानी हमने ये देखा कि हमने आंसर को किस में रखा? कर्ली ब्रैकेट में रखा। अंदर जो भी इन्हीं सबको हम कहेंगे एलिमेंट। क्या कहेंगे? या तो हम एलिमेंट कहते हैं इसे या फिर हम कहते हैं मेंबर। तो ये जो सेट के एलिमेंट हैं या मेंबर हैं, इन सबके दरमियान हमने क्या लगाया?
कॉमा लगाया और फिर इज इक्वल टू लगा के हमने क्या किया, इसका कोई भी नाम दे दिया। और नाम जो देते हैं वो हम अल्फ़ाबेट में देते हैं और अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देते हैं और वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं। इसका भी अब आंसर हम लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर। तो सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर, चलिए जल्दी से बताइए, ए नहीं होगा, बी से शुरू होगा, ये बी सी डी, और देखिए फिर वही है कि अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इनके दरमियान हम क्या लगाते जा रहे हैं, कॉमा लगाते जा रहे हैं, ठीक है। बी सी डी और ई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ई वॉवेल लेटर है, उसको आप हटा दें। तो एफ जी एच आई नहीं होगा, जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई और फिर क्या हो गया ये जेड, और ये हमने कर्ली ब्रैकेट में इसको क्या किया, बंद कर दिया। तो देखिए सब के दरमियान मैंने क्या लगाया है, सब के दरमियान मैंने कॉमा लगाया है और फिर हम इज इक्वल टू करके क्या कर देते हैं, इसका कोई नाम रख देते हैं। सपोज मैं इसका नाम ले लेती हूँ, आर रख देती हूँ इसका नाम, ठीक है। जब मैं इसका नाम आर रखूंगी तो इसका मतलब है ये मैं डिफरेंट पेन यूज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कॉपी में डिफरेंट पेन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ क्या आ गया, ये भी आर आ गया। अब यानी हमने देखा कि ये हमने सेट को दो तरीके से जो है एक्सप्रेस किया है, दो तरीके से इसे एक्सप्रेस किया है। नंबर वन हमने कहा सेट ऑफ, यानी कलेक्शन ऑफ द नेम्स नहीं कहा, हमने कहा सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ ए वीक, और फिर इसका आंसर हमने जो लिखा वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा इसको हम कहेंगे टैबुलर फॉर्म, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है सेट को, तो इसको हम कहेंगे टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म जो ये कर्ली ब्रैकेट में होती है, और जो ये हमने ये पहले करके जो हमारी जो भी लैंग्वेज, अगर हम उर्दू बात करते हैं तो उर्दू में लिखा हुआ होगा, या अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, या जो भी जिसकी जुबान है वो यहाँ पर उसमें लिखा होगा। तो ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेट दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये जिसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ये है टैबुलर फॉर्म। अब टैबुलर फॉर्म की जो 5 मेन बातें हैं वो आपको याद रखनी है। क्या चीज है, नंबर वन जब सेट डिस्क्रिप्टिव से आप टैबुलर में लिखने लगेंगे, नंबर वन आप उसे कर्ली ब्रैकेट में करेंगे, नंबर वन बात हो गई। नंबर 2 तमाम एलिमेंट्स या इन्हें क्या कहते हैं, मेंबर, तमाम एलिमेंट्स और मेंबर्स के दरमियान आप क्या डालेंगे, कॉमा डालेंगे, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात उनकी अरेंजमेंट जो भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि ट्यूसडे में यहाँ भी लिख सकती थी और सैटरडे वहाँ भी लिख सकती, ये इसमें ये उसमें कोई खास नहीं है कि आपने इसकी अरेंजमेंट का ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर। और चौथी बात आपकी ये हो गई कि जब आप इसे नाम देंगे तो क्या करिए आप, ये इज इक्वल टू लगा के कोई भी कैपिटल लेटर जो होगा वो आप इसको कैपिटल लेटर से नाम दे देंगे। तो जो इसका नाम होगा वही उसका जो आपने जिसको सेट कहा था और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था उसका भी वही नाम होगा। और नंबर 5 ये कि जो ये अंदर एलिमेंट है वो एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसकी मिसाल आपसे ये कहती हूँ मैं, जैसे सपोज मैं आपसे कहती हूँ सेट of the letter of the word moon, ठीक है। अब इसको जब मैं टैबुलर फॉर्म में लिखने लगी हूं तो अब मैं टैबुलर फॉर्म में MOON, ठीक है। अब ये जो देखिए ओ मैंने 2 दफा लिख दिया, ये गलत है, 2 दफा नहीं आएगा, चाहे आप वहां मून में आ रहा है, लेकिन जब आप उसे टैबुलर में लिखने लगे हैं तो 2 दफा नहीं आएगा, वो सिर्फ 1 दफा लिखा जाएगा। मैंने लिख के यूं बताया ताकि आपको ये मेरा अमल के लिखा और फिर उसको मिटाया, ये मैंने जान के किया ताकि आपको ये बात याद रहेगी कि ये 2 दफा नहीं आएगा, ठीक है। यानी कोई भी मेंबर जो है, जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी इसका भी नाम दे दीजिए, सपोज इसका नाम हम दे देते हैं यू,
तो इसका नाम हमने दे दिया U, और जब इसका नाम हमने U दिया तो ये जिसका आंसर बन रहा है उसका भी नाम U होगा। टेबुलर फॉर्म के लिए 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमने याद रखने, और ये 5 पॉइंट्स मैं बार बार अभी रिपीट कर चुकी हैं जो हमने याद रखने हैं, 5 पॉइंट्स। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब हमारी डिस्क्रिप्टिव ऑफ टेबुलर फॉर्म अब हमने आपको समझा दी। अब मैथ्स के अंदर अभी जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये अभी समझाते हुए मैंने आपसे कहा कि ये जो है जैसे M है, O है, N है, या यहाँ सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ BCD ये है, तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं इस सेट के मेंबर्स या एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? मेंबर्स या एलिमेंट। अब अगर फर्ज करें हमने ये लिखना है कि सैटरडे जो है वो सेट ए का मेंबर है, तो अब मैथ की लैंग्वेज में हम इसे कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसे गौर से देखें कि किस तरह लिखेंगे। देखें, मेंबर है का या बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है? ये वाला होता है। गौर से देखिएगा, ऐसे करके, ये करके, जरा सा मेरा हाथ वैसे हो रहा है क्योंकि लाजत है मैं आपको दिखाने के लिए बोर्ड को इस तरह कर रही हूँ, तो ये आप बना हुआ अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। ये देखिए, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। किसका साइन है ये? बिलोंग्स टू। और अगर हम इसको इस तरह बनाते हैं, ये ऐसे करके और फिर यहां लाइन डाल दें, तो ये है डज नॉट बिलोंग टू। ये होगा डज नॉट बिलोंग टू और ये है बिलोंग टू। तो ये बिलोंग टू का साइन, अच्छा ये डज नॉट बिलोंग फिर मैं बाद में अभी समझाती हूं। अब हमें ये कहना है कि सैटरडे जो है वो ए से बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है या सेट ए का मेंबर है। तो ये जो साइन है हमारे पास, ये साइन बिलोंग्स टू या इज मेंबर ऑफ, इसके मीनिंग क्या है साइन के? इज मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू। अब मुझे ये कहना है कि सैटरडे जो है, सपोज मैं अपनी लैंग्वेज में कह रही हूं, सैटरडे जो है वो सेट ए का मेंबर है या सेट ए से बिलोंग्स करता है। तो अब मैथमेटिक्स में इसमें कैसे लिखूंगी? मैं यहां कहूंगी सैटरडे और ये बिलोंग्स टू का साइन लगा के यहां फिर मैं कर दूंगी सेट ए। अब इसे पढ़ा कैसे जाएगा? सैटरडे बिलोंग्स टू सेट ए, सैटरडे बिलोंग्स टू सेट ए। अब अगर सैटरडे या फर्ज करें अब कोई ऐसा मेंबर है जो ए में नहीं है लेकिन हम कह रहे हैं वो ए में है, तो अब उसे किस तरह से लिखेंगे? जैसे सपोज मैं इसमें यहां आपको करके बताती हूं। जैसे फर्ज कर लीजिए मैंने कहना है ई इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट आर। तो इज नॉट मेंबर, अब मैं आगे आके मुझे साइन बनाना पड़ेगा। ये देखिए, इज नॉट मेंबर ऑफ या डज नॉट बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू सेट आर, ऐसे लिखेंगे इसे। तो ये जो साइन मेंबर टू या बिलोंग्स टू को जब ये काट देंगे हम, तो इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग टू। और जब ये ऐसे लिखा जाएगा तो इसके मीनिंग होंगे बिलोंग्स टू या इज मेंबर ऑफ। तो यानी सैटरडे इज मेंबर ऑफ ए, यानी सैटरडे सेट ए का एलिमेंट है। और यहां क्या हुआ? ई, देखिए इसमें ये तो कंसोनेंट लेटर है ना सारे, इसमें ई नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे ई डज नॉट बिलोंग टू सेट आर, या फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं ई इज नॉट द मेंबर ऑफ या ई इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट आर। ये तो सब हमने आपको समझा दिया। अब जरा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज के वो आपने किस तरह करनी है। अब जरा पेज नंबर खोल लीजिए 5। पेज नंबर 5 के ऊपर एक्सरसाइज है 1.1। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये मैं सारा आपको समझा चुकी हूँ, ये आपने खुद ऐसे करना है। तो करना कैसे? साफ सुथरा अपनी जब कॉपी आप स्टार्ट करेंगे तो जैसे आप फर्स्ट पेज के ऊपर क्या करते हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर आप अपना नाम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद आप इंडेक्स बनाते हैं। फिर जहां से आप स्टार्ट करने लगे तो वहां डेट डालिएगा, ऊपर क्लास वर्क या होमवर्क जो भी लिखना है। अब तो ये घर बैठ के कर रहे हैं काम, तो होमवर्क ही कहेंगे इसको आप।
वो करने के बाद फिर नीचे जो पहली लाइन, ग्रीन लाइन के नीचे जो पहली लाइन आती है उसके ऊपर चैप्टर की हेडिंग डालिएगा सेट्स, और फिर नीचे से आप सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1, टेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये क्वेश्चन उतारिएगा। फिर नंबर 1 क्वेश्चन है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी आपने ये बताना है कि ये सेट है या नहीं। अब अगर ये सेट है तो आप इसके साइड में लिख देंगे सेट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था, और नहीं होगा तो आपने वहां कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए इज इक्वल टू, यानी ए के मेंबर कौन से 5, 6, 7, 8 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। देखिए ये टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो अब ये जैसे यहाँ पे फर्स्ट मैं बता रही हूं आपको 5 डैश सेट ए, तो अब आपने बिलोंग्स टू का साइन लगाना है या डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है, ये अब आप देखें, खुद चेक करें अब आप इसे, ठीक है। तो अब जिनकी बुक गंदी है, ओल्ड बुक्स ली हैं, वो काम कॉपी में करेंगे सारा काम, और अगर आपने न्यू बुक्स ली हैं, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन पेज है, तो फिर आप बुक में करके ले आइए, मैं बुक में ही चेक कर देंगी। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें राइट इन टेबुलर फॉर्म, लेकिन ये वाला सवाल तो आपको हर हाल में कॉपी पे ही करना होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 राइट इन टेबुलर फॉर्म, ऊपर लिखिए। फिर उसके बाद नंबर 1 सेट ऑफ नेम्स ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं, आपको पता है 5 प्रोविंसेस हैं, उन 5 प्रोविंसेस के जो कैपिटल्स हैं, अब आप इस्लामाबाद नहीं लिख दीजिएगा, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, आपने प्रोविंसेस के कैपिटल लिखने हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ, जैसे सिंध का कैपिटल है कराची, तो आपको खुद मालूम होना चाहिए, और अगर आपको मालूम नहीं है तो ये पूछ के खुद कीजिए आप काम, ठीक है। तो अब ये किस तरह करना है आपने, राइट इन टेबुलर फॉर्म, क्वेश्चन उतारा, फिर नीचे आ जाइए सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के क्वेश्चन लिखिए, अब इसकी टेबुलर फॉर्म नीचे लिखिए। फिर जो मैंने उसमें तरकीबें आपको बताई थी कि आपने नाम देना, ये सारा आपने करना है। फिर जब हमने इसको नाम दिया है टेबुलर फॉर्म को, तो फिर उसको भी नाम देंगे, वही नाम उसको देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इफ P इज इक्वल टू, लिखा हुआ है AEIOU, सेट AEIOU, वॉवेल लेटर दिए हुए इसके अंदर, यानी ये आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। अब वही नीचे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। जैसे सपोज एक मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट वन है इसके अंदर A बिलोंग्स टू सेट P, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि सेट P के अंदर जो है वे A जो है वो मौजूद है, वो उसका मेंबर है या उसका एलिमेंट है, तो लिहाजा ये ट्रू है। अब ये ट्रू फॉल्स भी अगर आपकी बुक नीट एंड क्लीन है तो बुक पे करके लाइएगा, वरना ये कॉपी में आप कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 खोल लीजिए 1.2। अब 1.2 में है गिव रीजन व्हाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। अब इसमें कौन से सेट नहीं हैं, अब आपने वो बताना है। अच्छा, अब इसका यहाँ रीजन भी देना है। अब इसे किस तरह आपने काम करना है, ये जरा सा मैं आपको बता दूं कि आपने इसको किस तरह करना है, ठीक है। पहले पूरा वही क्वेश्चन उतारेंगे। अब मैं बोर्ड पे आपको क्वेश्चन तो उतार के नहीं दिखा रही हूं, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करना बता रही हूँ। आपने पहले उसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन उतारने के बाद आपने नंबर 1 है यहाँ पे, क्वेश्चन उतारने के बाद नंबर 1 है आपका, मैं तो डायरेक्ट सॉल्व करके बता रही हूँ, क्या है आपका DOOR जी। अब आपने ये बताना है ये सेट है, ये देखिए टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपने ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। अब सेट ये क्यों नहीं है, अब देखिए सेट अगर है या नहीं है, आप वो 5 पॉइंट्स जो अभी हमने कहा था आपको कि रिमेंबर, आपने याद रखने हैं वो 5 पॉइंट्स, आपने वो 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। तो उन 5 पॉइंट्स को अपने जहन में लेके आइए। नंबर 1, टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट होगा। नंबर 2 क्या है, कोई मेंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा। अब इसमें फर्स्ट वन में ही देखिए, सबसे पहले आप देखें कि ओ जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये सेट नहीं है, ठीक है।
तो जब ये सेट नहीं है तो आप इसका रीजन, आपको यहां लिखा है गिव रीजन व्हाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट, ये आपने रीजन देना है। तो अब इसके नीचे आप क्या रीजन लिखेंगे, ओ इज रिपीटिंग, क्या लिखेंगे, ओ इज रिपीटिंग, यानी ओ जो है आंसर इसका क्या लिखेंगे आप, आंसर ओ इज रिपीटिंग, यानी ओ रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आपने सब खुद करना है, सही है। अब इसमें आपने किस तरह करना है, अब जो मैंने आपको पूरा प्यारी वीडियो आप तरीके से देखेंगे कि वीडियो में मैंने सेट ना होने की, अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है तो सेट ना होने की क्या वजह बताई है मैंने आपको, तो आप वो देखेंगे तो फिर वो वजह लिख देंगे। और इन पांचों पॉइंट में से टैबुलर के अंदर इन पांचों में से अगर कोई पॉइंट मिल रहा होगा तो फिर उसके हिसाब से आप उसे लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, तो अब हम करने लगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो अब फाइनाइट की डेफिनेशन क्या होगी, फाइनाइट के आप ये मुझे बता दीजिए कि फाइनाइट के मीनिंग क्या होते हैं। अगर हम उर्दू में देखें तो फाइनाइट के मीनिंग होते हैं महदूद, और इंग्लिश में देखें तो हम कहेंगे लिमिटेड। फाइनाइट के मीनिंग क्या होते हैं, जिसकी कोई लिमिट हो। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान सी बात है, आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं आपसे कहती हूं समंदर की मछलियां गिन के बताइए, गिन सकते हैं आप, काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है ये फाइनाइट नहीं है। मैं कह रही हूं अपने बालों को गिन के बताएं, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो इसका मतलब है ये फाइनाइट नहीं है, क्योंकि आप गिन नहीं सकते। तो फिर ये क्या होगा, ये इसका अपोजिट है ना, इनफाइनाइट, यानी लामहदूद। आपकी अपनी उर्दू की लैंग्वेज में ये क्या है, लामहदूद, लामहदूद, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप इसी तरीके से मैं आपसे कहती हूँ चावल की प्लेट में जो चावल है, जरा चावल गिने, गिन लेंगे, बहुत मुश्किल है। तो क्या हो गया वो, लामहदूद, यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यानी जो चीज आप काउंट कर सकें वो है सेट की टर्म में। अगर आप देखें तो जिन चीजों को आप सेट की, जिन चीजों को काउंट कर सकें तो वो है फाइनाइट, और जिनको आप काउंट न कर सकें, अनकाउंटेबल हो, जो काउंटेबल हो वो फाइनाइट सेट होगा, जो अनकाउंटेबल हो वो इनफाइनाइट होगा। यानी क्या मतलब हुआ, जो काउंटेबल होगा वो क्या होगा, काउंटेबल, काउंटेबल होगा तो क्या होगा, फाइनाइट होगा, और इनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल होगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सपोज मैं कहती हूं कोई सेट है मेरे पास X, एक सेट है X, उसके मेंबर हैं A, E, I, O, U। जी बताइए, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, क्यों, 1 2 3 4 5 फाइनाइट है, काउंटेबल है, आपने गिन लिए इसके मेंबर। लेकिन अगर मैं फर्ज करें, मैं आपसे ये कहूं एक सेट है मेरे पास Z, और मैं उसके मेंबर कहती हूं 0 1 2 3, जी बताइए, काउंट कर सकते हैं। डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, बस ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आगे तक आप नहीं काउंट कर सकते। तो यही क्या हुआ, इनफाइनाइट। ये क्या हुआ, इनफाइनाइट, यानी अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट। और ये क्या हुआ, फाइनाइट। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, अब ये भी एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ये पूरा आप खुद करेंगे अब। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। अब हम देखेंगे एम्प्टी सेट्स क्या होता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं।
और एक और भी इसका नाम है, आप इसे वॉइड सेट भी कहते हैं, VOID, ये इतना कॉमन नहीं है, सेट। ठीक है। अच्छा, अब एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट क्या होता है? सपोज मैं आपसे कहती हूं एक सेट है मेरे पास Z, जी, मैं कहती हूं सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड्स। जी बताइए मुझे, इसमें कोई मेंबर होगा? आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिखने लगे हैं, क्योंकि इसका नाम Z है तो ये भी Z हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, अब हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखने लगे। तो अब आप मुझे बताइए सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड्स। ट्राइंगल क्या मतलब हुआ? 3 एंगल होंगे उसके अंदर, 3 एंगल होंगे तो इसका मतलब है 3 ही साइड होंगी। आपको याद होगा ना, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ये है ना ट्राइंगल। अब कितनी साइड्स हैं इसकी? 1 2 3 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की होती है 4 साइड, ट्राइंगल की नहीं होती। तो अब कुछ आएगा इसमें? कुछ भी नहीं लिख सकते, उसका तो कोई मेंबर ही नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्प्टी सेट होगा, इसे एम्प्टी सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट, या दूसरा नाम है नल सेट, या तीसरा नाम है वॉइड सेट। अब इसे देखिए, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक और इसका लिखने का तरीका है, ये देखिए। लेकिन अगर ये फाई आपने बजाय यहां लिखने के आपने इसे इस तरह लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेबुलर में इस सेट का मेंबर है 5। ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? ये गलत होगा। या तो ये लिखें खाली, या फिर ये लिखें। इसका मतलब भी एम्प्टी है, और ये तो है ही, देखें ये तो नजर आ रहा है, ये तो साइन, जैसा मैंने आपसे कहा था बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का साइन है, इस तरह ये एक तरीके से साइन है, एम्प्टी का साइन है ये 5। ठीक है, तो या तो आप ये इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप ये नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर आप इस तरह बनाएं। तो इसे आप एम्प्टी सेट या नल सेट भी कह सकते हैं, और इसे भी नल सेट, एम्प्टी सेट यानी 5 आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा सेट जिसका कोई मेंबर नहीं होगा, जब उसकी टेबुलर फॉर्म लिखने लगेंगे तो ऐसी शक्ल में लिखी जाएगी, तो ये कहलाएगा एम्प्टी सेट। अच्छी तरह आ गया समझ में? अच्छा, उसके बाद देखिए कोई ऐसा सेट भी होगा, जैसे सपोज हमारे पास है, मेरे पास एक सेट है, फर्ज कर लीजिए मैं कहती हूँ W एक सेट है मेरे पास, जिसका मेंबर है 9। अब देखिए कितने मेंबर हैं इसके, काउंट करें। 1। कितने मेंबर हैं इसके? सिर्फ 1। इस सेट के कितने मेंबर हैं? सिर्फ 1। इस सेट के जब 1 मेंबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ इस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन। क्या कहेंगे? सिंगलटन। सिंगलटन। जिस सेट का सिर्फ एक मेंबर होगा, जिस सेट का, अब इसको, ये तो आपका टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है, कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है ये, टेबुलर। अच्छा, सिंगलटन भी हो गया, सिंगलटन सेट। यानी हमने क्या सीखा? हमने सीखा एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट किसे कहेंगे। ठीक है, और हमने देखा कि वो सेट जिसका सिर्फ एक मेंबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। अब आ जाइए जरा पेज नंबर 11 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स? ठीक है, अभी आप खुद देखेंगे। चले मैं फिर भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। उन स्टूडेंट्स का सेट, मतलब उनके नाम, जिनकी आपकी क्लास के उन स्टूडेंट के नाम जिनकी एज 20 साल से ऊपर है। अब आगे नहीं बताऊंगी, खुद समझिए।
सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फाबेट। जेड के बाद जो अल्फाज लेटर्स आते हैं वो, जेड के बाद जो लेटर्स आते हैं वो लिखिए। सेट ऑफ चिल्ड्रन हुज नेम स्टार्ट विद के इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में जो के नाम से बच्चे हैं, सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विद जेड। सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विद जेड, सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ्स ये सोलर कैलेंडर है आपका। ये क्या है आपका? सोलर कैलेंडर है। अब इसमें कहीं कोई नाम जेड से आ रहा है? खुद सोचिए। सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड। सेट ऑफ फिशेस लिव विच लिव इन सैंड। मछली पानी के बगैर रह सकती है? इशारा दे रही हूं, खुद कीजिएगा। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 10। इवन नंबर क्या होते हैं? 6 में पहुंच गए, यकीनन आते होंगे इवन नंबर जिनके पेयर्स बन जाते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनके पेयर बन जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आगे बढ़ते जाइए तो पेयर बन रहे हैं ना इनके। 3 का पेयर बनता है? नहीं बन रहा, तो ये ऑड नंबर है। 5 का पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा। 2 का पेयर बन गया, एक अकेला रह गया, नहीं बना। तो यानी ये ऑड नंबर है। जिनके पेयर नहीं बनते वो ऑड नंबर्स हैं, और जिनके पेयर बन जाते हैं वो इवन नंबर्स हैं। अब आप खुद अक्लमंद हैं, देखिएगा क्या आएगा। 7 है कर्ली ब्रैकेट में 0, और फिर 8 में है कर्ली ब्रैकेट में नल का साइन है। अब ये मैं समझाते हुए समझा चुकी हूं आपको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। अब बस अभी आपने काम जो करना है वो कहां तक करना है? क्वेश्चन नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यहां तक करना है। अब यह आगे आपकी सब और टर्म्स आ रही हैं, और ये नेक्स्ट आपके जो पीरियड होगा उसमें समझाऊंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम।